नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ये लड़ाई अब बड़ी होती जा रही है। ड्रग्स कांड पर सियासी लड़ाई अब अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी है। दोपहर में फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड और 93 बम धमाकों के दोषियों से जमीन खरीदने का आरोप लगाया, तो थोड़ी देर बाद नवाब मलिक ने बम को बेकार बताते हुए कल सुबह हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है। एलबीएस रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। मरियम भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला, मुदिरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान, यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। तो जिस जमीन को अंडरवर्ल्ड से खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक भी आए सामने और न्यूज 24 से उन्होंने खास बातचीत भी की है। सुनिए जरा। 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। रेडी रेक्टर रेट 8550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी 20 लाख रुपए का। आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजेंसी है उसके सामने जाएंगे, जाइए, हम तैयार हैं। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलतफहमी है। जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में है। कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहां पे सारे कागजात हैं। जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टैंप ड्यूटी हमने भरी है। ये कह देना कि 20 रुपया फुट में लिया, हमें लगता है झूठ बोलो तो जरा ढंग से बोलो। हमें लगता है झूठ बोलकर नवाब मलिक जो पिछले 7 साल से आपसे लड़ रहा था, पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी। ये वार पलटवार है, लेकिन कल नवाब मलिक कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। लेकिन जो जमीन का जिक्र हुआ कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों का, वहां पर न्यूज 24 संवाददाता पहुंचे, नवाब मलिक के बेटे पहुंचे और वहां पर उन्होंने न्यूज 24 से बातचीत की है। सुनिए जरा।
इसने जिस जमीन को लेकर आरोप लगाया है हम उसी जमीन पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक। बताइए कि आज देवेंद्र फडणवीस ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है और चूंकि उस कंपनी में आप हैं इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ऐसा है कि हमने ये ज़मीन खरीदी है 2005 में। इसके अंदर 400 टेनेंट्स है। ये प्रॉपर्टी ग्रीन जोन में आती है। इसके अंदर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी 3 सोसाइटी डेवलप्ड है और 400 टेनेंट्स की ये प्रॉपर्टी है। अब इस पे देवेंद्र जी को कहीं ओपन लैंड दिखता होगा। देवेंद्र जी गूगल अर्थ से सबकी प्रॉपर्टी में कितना ओपन लैंड है, कितना क्या रिजर्व्ड है, ये सब देखते होंगे। बाकी देवेंद्र जी के बारे में आप देवेंद्र जी से कोई पूछ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि काफ़ी सस्ते दाम में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया, कब सौदा हुआ? ये तो विषय देवेंद्र जी जो बोल रहे हैं आप उनसे ही पूछ सकते हैं। और इसके अलावा उनका एक आरोप ये भी है कि ये अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदा गया और आपके परिवार का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है। अब जो मेरे लैंडलॉर्ड थे सलीम पटेल जी हमारे लैंडलॉर्ड थे, हम उनके टेनेंट थे। तो जब हमने सलीम पटेल जी से ये लिया तभी उनके ऊपर कोई भी आरोप, हमको तो नहीं पता है कि कोई किसी तरीके का आरोप था, तो हमने उनसे डील करके लैंडलॉर्डशिप ली है। और अगर सलीम पटेल का किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है तो देवेंद्र जी बताया कि किस में इन्वॉल्वमेंट है, हमको तो नहीं पता। ये तो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को देना चाहिए उनको। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, कोई भी चीज़ इलीगल नहीं। तो बिल्कुल नवाब मलिक के जो बेटे हैं उनका कहना है कि इसमें कोई भी इलीगल नहीं है और इसमें 400 टेनेंट हैं। देखिए कि यहाँ पे भी बस्ती है, इसके अलावा एक बिल्डिंग भी है आसपास और ये जो पूरा एरिया है इसमें 400 टेनेंट हैं। इनका कहना है कि हम भी उसमें से एक टेनेंट थे और हमको नहीं मालूम कि सलीम का अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता है और सलीम चूँकि इस इलाके के लैंडलॉर्ड थे इसलिए हमने सलीम से ये ज़मीन खरीदी और रेडी रेकनर के हिसाब से जो टैक्स चुकाना होता है वो भी हमने टैक्स चुकाया है और उसी के हिसाब से हमने खरीदा है। तो हमारे हिसाब से इसमें कोई भी इलीगल नहीं है। कैमरा संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक से न्यूज़ 24 की ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत थी जो आपने सुनी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी विनोद जगदाले लगातार बने हुए हैं और अली दारूवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन इस वक्त, और साथ ही धनराज सर भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ विनोद, आज तो कुछ खास बोले नहीं है नवाब मलिक, सोचा था कि आज वो भी कुछ बड़ा पलटवार करेंगे, लेकिन कल कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा मैं, कल के लिए कह रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा था कि नवाब मलिक और कुछ ज्यादा विस्फोटक बयानबाजी करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनके परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की साठगांठ की बात की है, उसी सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा 62 साल की मेरी उम्र है और मैं 35 साल से राजनीति में हूं, कभी मेरे ऊपर अंडरवर्ल्ड के आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने फडणवीस से ये भी कहा कि पिछले 7 साल से मैं आपसे लड़ाई लड़ रहा हूं, राजनीति की लड़ाई, लेकिन कभी भी मेरे ऊपर आपने आरोप नहीं लगाए, आज ये आरोप क्यों लगाए हैं। उसके ऊपर नवाब मलिक ने ये बात कही कि कल मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। जरूर नवाब मलिक के पास ऐसी कोई दस्तावेज या इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए वो कल ये बड़ा आरोप वहां पर करने वाले हैं। उन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि एक डॉन यहाँ पर जो आया था उसके जरिए कैसे देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के कुछ लोगों को होस्टेज बना के रखा था, उसके जरिए किस प्रकार से काम होता था, भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके बारे में कल मैं वहां पर बयान दूंगा। देखिए नवाब मलिक भी चुप बैठने वाले नहीं है, सालों से राजनीति में है। एक भारतीय जनता पार्टी का हमला होता है तो दूसरा हमला करने के लिए हमेशा तैयार पाए जाते हैं। अब कल वो क्या जिक्र करते हैं, कैसे अंडरवर्ल्ड के रिश्ते थे, क्या अंडरवर्ल्ड से पैसे की साठगांठ थी, या अंडरवर्ल्ड के जरिए यहाँ पर कुछ जमीनें खाली कराने का काम होता था, या कुछ अन्य इलीगल काम हुआ करता था, इसके बारे में कल नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 बजे इस पर पर्दा उठाने वाले हैं। और उन्हें साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया है, कहा है कि आप तैयार रहिए और कल देखिए मैं बम वहां पर जरूर फोड़ता हूँ। अब मामला काफी दूर तक चला जा चुका है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे हैं और भी आगे ये मामला चला जाएगा। और ये नवाब मलिक और ये आरोप विनोद संगीन है, बड़े आरोप हैं, छोटे आरोप नहीं है। अब कल तक का इंतजार और हमें करना होगा। आप बने रहें विनोद मेरे साथ। लेकिन अली साहब अब क्या कीजिएगा, तमाम आरोपों से उन्होंने इनकार कर दिया है और कल वो कह रहे हैं कि ये तो फुस्सी बम है, मैं कल हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। तैयार रहें देवेंद्र फडणवीस। मैम 1993 की बॉम्ब ब्लास्ट की
अगर आप लाशें देखेंगी, उसके अंदर जो एफआईआर फाइल हुआ है, उसके अंदर जो मेन विटनेस है वो है मिस्टर सलीम पटेल, और पहले जो थे सरदार शाह वली खान। आप इनके साथ में डील कर रहे हो, इनके साथ में लेन देन कर रहे हो। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट टाडा केस लगने वाले लोगों के साथ में आप पैसे का लेन देन कर रहे हो और कह रहे हो कि इसमें कोई बात गलत नहीं है। ये बात आज जनता जनार्दन के सामने हमने रखी है। जनता जनार्दन तय करेगा सही क्या और गलत क्या। ये जो इनकी कंपनी है सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स, उसके जो डायरेक्टर है उनके बेटे जूनियर मलिक और सीनियर मलिक 2005 तक उसमें मेंबर थे। उसके बाद वो हल्लू धीरे धीरे से बाहर आ गए और आप कह रहे हो ये बहुत ही मामूली मामला है, जनता जनार्दन आपको माफ नहीं करेंगी। आपकी जो ऑपरेंडी है, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र या आपके ऊपर कोई भी आरोप लगाता है, आप उसको डायरेक्ट अटैक करते हो, भले वो प्रूव हो या मत हो। ये आपका बहुत ही घटिया राजकारण महाराष्ट्र विटनेस कर रहा है। महाराष्ट्र की जो जनता जिसको आप फंसा के सरकार में आए हो, आपको माफ नहीं करेगा। नवाब मलिक, यू हैव टू पे फॉर योर सिंस एंड यू बी रेडी फॉर इट। ब्रजमोहन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बने रहिए, एनसीपी नेता हैं, फोन लाइन पर हैं। ब्रजमोहन जी, ये जो बड़े आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप हैं नवाब मलिक साहब पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, क्या कहेंगे आप? चलिए, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अली साहब एक बात का और जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा उनके बेटे सरफराज मलिक से हमारी बातचीत हुई उसी जमीन पर जाके जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, फडणवीस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किराएदार थे और उस वक्त हमने जमीन खरीदी, हमें नहीं पता उस वक्त किस पर क्या आरोप लगे थे, तो उस वक्त हमने जमीन खरीदी। है बहुत पुराना मामला है। बिल्कुल, कितनी हंसी की बात है। आप उनके टेनेंट हो, आप उधर रह रहे हो, आप देख रहे हो पुलिस आ रही है जा रही है, आपको अरेस्ट कर रही है और आप बोले हमें कुछ मालूम ही नहीं। मीन्स ये जब बिल्ली दूध पीती है तो क्या आंख बंद करके दूध पीती है? आप बोले कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें कुछ पता ही नहीं। ये कन्वीनियंस है। आप कहेंगे हमें कुछ पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज पता चल गया ना, ये इसके लैंडलॉर्ड है ना, इसके ऊपर टाडा के अंतर्गत ये प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए ना। आप बाकी की जो लैंड है 3 एकड़ एलबीएस रोड पे, क्या 30 लाख में जगह मिलती है? अगर मिलती है तो हमारे न्यूज 24, हमारे ये देश के जो यतीम खाने हैं, उनको भी आप प्लीज जगह दिलाइए ना। चलिए आगे मैं सवाल आपसे करूं, धनराज सर से भी एक सवाल कर लेती हूं। धनराज सर, पुलिस की भूमिका इस तरीके के मामलों में कैसी रहती है? पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। सारे पॉलिटिशियंस ने ये तय कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की कोई अहमियत ही न बचे और खुद की अहमियत जताने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दोनों तरफ से वही बात है, दोनों कपड़े उतार के हमाम में है। इनको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ प्रूफ है, आप इस राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 5 साल अपने होम डिपार्टमेंट अपने पास में रखा, क्या आपको उस वक्त लोगों के बारे में बात नहीं सोची थी कि बम कांड में कौन मरे हैं, किसकी हथकड़ियां निकली है, किसका क्या हुआ है और इसकी तय तक जाना चाहिए और किसने खरीदा है? क्योंकि हो सकता है दाऊद और दाऊद के जो हिस्सेदार लोग हैं जिनका उसमें जिक्र कर रहे हैं अभी, उनकी प्रॉपर्टियां बेची गई हो, उसमें से क्या आपको भी कुछ मिला था? और आप किसके पास में जाके बोल रहे हो कि मैं एनसीपी के सरगना जो है शरद पवार जी से जाकर डॉक्यूमेंट दूंगा और उनसे कार्रवाई करूंगा? अरे भैया, अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स तो उनके एयरप्लेन में आ चले हैं जब वो मिनिस्टर रहे हैं केंद्र में। तो सारे चोर चोर भाई भाई इस प्रकार का झगड़ा चल रहा है। पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए महज बहाना अच्छा है, लेकिन जन्नत की हकीकत हम भी जानते हैं गालिब, दिल के बहलने को यह ख्याल अच्छा है। मेरा दोनों से एक सवाल है, बीजेपी, एनसीपी या मविया गवर्नमेंट महाराष्ट्र की जो भी कुछ हो,
पुलिस डिपार्टमेंट का आपने जिस तरह स्तर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को नीचे झुकाकर किया है, आज अपने पास में आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन है, कैसे जमा किया आपने? क्या आपका भरोसा नहीं है इंटेलिजेंस पे, आईबी पे भरोसा नहीं है? सीबीआई को आप नहीं मानते? स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, उसको नहीं मानते? व्हाई कांट यू पुट दिस थिंग टू द एक्शन फॉर पुलिस? और कोर्ट में जा सकते हैं। आपका जुडिशरी पे भरोसा उठ गया साहब, आपका पुलिस पे भरोसा उठ गया। ये सबसे बड़ा घोर पाप आप कर रहे हो कि पुलिस की मशीनरी को आप नीचा दिखाने की सारी कोशिशें कर रहे हो। अगर ये पुख्ता सबूत है तो मेरे भाई ये पुख्ता सबूत कहीं तो उजागर हो। तुम्हारे ऑफिस में उजागर हो गए क्या? हैव यू बिकम अ जुडिशियल अथॉरिटी? हैव यू बिकम अ इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी? व्हाट यू आर? क्या समझ रहे हो आप अपने आप को? ये तुम्हारी आपस की फाइट के लिए इस देश में कलेक्टिव पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन बड़े पैमाने पे चल रहा है। महाराष्ट्र भी इससे एक्सेप्शन नहीं है, महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है। खाली है कि आज हमको मिला, कल तुमको मिला, हमको कम मिला था, आपको ज्यादा मिला, इसलिए ये सारी बातें चल रही है। जिस प्रकार से आपने वानखेड़े का हनन किया है, खैर वानखेड़े की गलतियां है, मैं वानखेड़े की जस्टिफिकेशन नहीं करूंगा यहाँ पे चैनल पे, उनकी गलतियां है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एक पुलिस ऑफिसर का क्या होता है उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और आपको जब आप सत्ता में रहते हो तो इसी प्रकार के प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर चाहिए होते हैं। अपना हिरोती का धंधा करने के लिए इजी पड़ता है। ये सब तरफ से जो तुम कर रहे हो इसकी कीमत आने वाले दिनों में आवाम को चुकानी पड़ेगी, ये मत भूलिए। अली साहब जवाब दीजिए, ये वाकई में क्या पुलिस का मजाक नहीं है, जुडिशरी का मजाक नहीं है जो इस तरीके से सबूत इकट्ठे करके मीडिया के सामने आप ले आते हैं? अगर कोई पुख्ता सॉलिड सबूत है तो जाइए ना, केस दर्ज कराइए, पुलिस के सामने पेश कीजिए, कोर्ट जाइए। मैम ये आज जो हमारे हाथ पेपर लगे हैं मैम, इसका माननीय देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर कहा है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने इसको हम दाखिल करने वाले हैं। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम रखेंगे और मीडिया ट्रायल कराएंगे और जज और ज्यूरी यहाँ पे पैनलिस्ट बनेंगे, ये हमने कभी भी नहीं कहा मैम। पहले एनसीपी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता है उनको बताया जाएगा कि आपके पार्टी में ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता है। उसके बाद में जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, क्योंकि अगर ये हम जाके सीबीआई में देते तो ये बोलेंगे सीबीआई हमारे पेरोल पे है, इतना बड़ा आरोप लगाएंगे ये लोग। अगर महाराष्ट्र पुलिस के सामने देना है तो ये उधर जाएगा, अगर महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल रेवेन्यू केस अगर ये बनता है तो ये वहां पर जाएगा, ये वैसा तय होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसा हम इनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं एक्स पुलिस कमिश्नर साहब का, 2014 to 2019 जब बीजेपी गवर्नमेंट था मैम, आपने एक भी ऐसा डिबेट यहाँ पे नहीं चलाया रहेगा भ्रष्टाचारी का। अगर आप देखेंगे 2 साल से जब से ये सरकार गठन हुई है, यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे कांड, ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे स्ट्रिप चलती है। ये इनकी स्पेशलिटी है, इसी के लिए इनको महाराष्ट्र शासन ने इनको बाहर रखा था, जनता जनार्दन ने इनको सत्ते से बाहर रखा था। इन्होंने धोखाधड़ी करके इसके 25 सीट, उसके 40 सीट, इसके 50 सीट जमा करके ये वापस से सत्ते में आ गए। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अली साहब फोन लाइन पर एनसीपी नेता हैं। ब्रजमोहन जी क्या कहेंगे, जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए हैं, छोटे नहीं है, गंभीर आरोप हैं? देखिए, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जितनी भी बातें कही हैं उनके मामले में तो उनके नवाब कुछ है और उनके पीछे कहीं कोई हकीकत नहीं है। और मैं सोचता हूं कि ये वो तो पेपर का पुलिंदा लाए हैं, उसमें सब कुछ दिखा रहे हैं सबूत के साथ। सबूतों के लेकर कैमरे ने जो दिखाया है वो पढ़िए, फराज मलिक की साइन है उसके ऊपर, झूठ बात मत करो नेशनल टेलीविजन पे। अगर नहीं मामले में मैं कहता हूँ थोड़ा आप बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं अली भाई, अपने आप को इतना फ्रस्ट्रेटेड फील मत करिए। नहीं दुख मत करिए आप, ये दुख नहीं है, आवाज आपने देखे नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन की आवाज है। और जो आदरणीय फडणवीस साहब ने आज से पहले कहा था कि मैं बम फोड़ूंगा, तो बम तो क्या ये टिकली भी नहीं है, तो बच्चे खेलते हैं ना टिकली, छोटी छोटी टिकलियां, वो भी चीज सामने नहीं आ पाई है। मैं आपसे शर्म नहीं आती आपको?
अब देखिए कि शर्म तो देवेंद्र फडणवीस साहब को आना चाहिए, जिनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी ना तो ड्रग पेडलर पकड़ा गया, ना कोई एक बड़ा कोई जो ड्रग का कोई डीलर था वो पकड़ में आया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं, कोई वो नहीं कह पकड़ा रहे हैं गया। जिन पर टाडा केस दर्ज है उनसे आप जमीन का सौदा कर रहे हैं, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट जमीन का इतने सस्ते दामों में। देखिए इसमें दो बातें बहुत साफ हैं। पहली चीज तो ये कि जिस समय टेनेंट थे उस समय उनको ये व्यक्ति अपराधी था कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, और उसके बाद जब रजिस्ट्री भी हुई है तो उस समय भी उनके खिलाफ कोई केस था या नहीं, ये जो परचेजर है उसको कैसे पता लग सकता है। ये थोड़ा अली साहब ही बता दें इस बात को तो बेहतर होगा। ये कैसे जानकारी मिल सकती है कि जिस आदमी से आप कोई चीज खरीद रहे हैं 2005 का ये एग्रीमेंट है। अच्छा, अभी आप मालूम पड़ गया। तो देखिए मैं इस मामले में ये खूनी आरोपी से जगह लिया है, अभी आप क्या करेंगे साहब? इस मामले में कल नवाब मलिक साहब अपनी पूरी बातों को स्पष्ट करेंगे और उनके बेटे ने आपके सामने हकीकत रख दी है। ब्रजमोहन जी 1 मिनट सुन लीजिए, अली साहब कुछ कह रहे हैं, एक मिनट में 4 मिनट में जवाब दीजिए। अली साहब पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम, जो रेकी किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो जेंटलमैन जो है वो गुनेगार, सॉरी माफ करो उसको जेंटलमैन नहीं कहना है, सरदार शाही वली खान, इसने वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रेकी किया। आरडीएक्स उसके गाड़ी में टाइगर मेमन के आदेश में रखा गया। ये लाशों का ढेर रचने वाला आदमी, इनको मालूम नहीं था क्या ये गुनेगार है? ठीक है सर, अब मालूम अब क्या करेंगे? देवेंद्र फडणवीस साहब ही को देना होगा ना। 5 साल तक वो मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री साहब, जब भी आपकी सत्ता थी ना, उस समय क्या वो हाथ से हाथ रखकर बैठे हुए थे? क्या मुख्यमंत्री अंतर्यामी होता है क्या? मालूम है क्या आप घर में क्या कर रहे हो? खाली एनसीबी क्या कर रहा है घर बैठ के? नशीले पदार्थ ही बिकवाने का काम कर रहे थे महाराष्ट्र में। अरे साहब, मत झूठा आरोप लगा साहब, मत झूठा आरोप लगा साहब। वो आदमी दूध से धुला हुआ साफ आदमी है साहब। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे की सारे नेता मिलकर एक ड्रग एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे हैं। इस पे आपको अफसोस नहीं हो रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बीजेपी को नारकोटिक्स चलाने वाली गैंग आपने साबित कर दिया। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि आप लोगों ने एक ड्रग अधिकारियों के साथ एनसीबी के एक भ्रष्ट अधिकारी को अपने से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार से ड्रग नहीं, ब्रजमोहन जी, अली साहब ये कह रहे हैं कि अब तो आपको पता चल गया उन लोगों पर टाडा के तहत केस दर्ज है, अंडरवर्ल्ड से उनका कनेक्शन था। आप क्या कीजिएगा इस जमीन को लेकर? देवेंद्र फडणवीस, ये काम देवेंद्र फडणवीस साहब को करना चाहिए ना। अगर उनको लगता है तो देश के अंदर कोर्ट है, देश में कानून है, वो क्यों नहीं जाते वहाँ? 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, सब कुछ नहीं किया और अभी भी वो कुछ करने को तैयार नहीं है। सर जी मुख्यमंत्री, तो ये सवाल धनराज सर भी पूछ रहे हैं। 1 मिनट रुकिए अली साहब। ब्रजमोहन जी, यही तो कि जुडिशरी का आप लोगों ने मजाक बना दिया, पुलिस का मजाक बना दिया। आप इतने पुख्ता सबूत लेकर आए तो नवाब मलिक क्यों नहीं गए कोर्ट, क्यों नहीं गए पुलिस के पास? देखिए ये एक रणनीति का हिस्सा है कि नहीं गए, लेकिन जो उनकी तरफ से तो लोग गए ना कोर्ट में। अब कोर्ट के अंदर फैसला हो जाएगा। अब तो मामला कोर्ट में है। उनके पिताजी समीर वानखड़े साहब के आदरणीय पिताजी तो गए ना कोर्ट में। अरे उनकी बात छोड़िए, जब जो सवाल आप अभी अली साहब से पूछ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से पूछ रहे हैं, वो सवाल आपके लिए भी है और ये धनराज जी ने उठाया है कि जब नवाब मलिक के पास इतने पुख्ता सबूत थे तो मीडिया ट्रायल क्यों करने बैठ गए? उनको जाना चाहिए था, कोर्ट जाइए, पुलिस जाइए, मामला दर्ज कराइए। धनराज साहब बहुत अच्छे कानून के जानकार हैं। मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर 4 ऐसी एजेंसियां हैं जहां पर आदमी अपनी बात कह सकता है। एक है संसद, एक है सरकार, तीसरा है मीडिया और चौथा है कोर्ट। हम लोगों ने पहले रास्ता चुना कि हम अपनी बात को मीडिया में कहेंगे, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि बाकी की जो और दूसरे रास्ते वो हमारे लिए बंद हो गए। कोर्ट में भी जाया जाएगा, सरकार में भी हम इसकी शिकायत करेंगे और उस मामले को जरूरत पड़ेगी तो लोकसभा विधानसभा में भी उठाएंगे। तो ये देखिए, मजाक तो दोनों तरफ से बनाया गया है। एक रास्ता था, उसको ना अपनाकर आप दूसरे रास्ते पर आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, लेकिन देखते हैं कि कल नवाब मलिक क्या करते हैं, कौन सा हाइड्रोजन बम फेंकते हैं। चलिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।